गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग जो है इतिहास विषय में यूपी पीजीटी में जो प्रश्न आए थे उन पर डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करते हुए हम लोग जो है वर्ष 2013 के प्रश्नों पर पहुंचे हैं। वर्ष 2013 में यूपी पीजीटी के दो पेपर हुए थे। पहला पेपर अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया था, फिर दूसरा पेपर हुआ था, री एग्जाम हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कैंसिल एग्जाम का और री एग्जाम दोनों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का एकमात्र उद्देश्य जो आपको विदित है, ऑथेंटिक आंसर प्राप्त करना और साथ में उन प्रश्नों पर परिचर्चा के दौरान जो नए प्रश्न बन रहे हैं, जो नए तथ्य मिल रहे हैं, जो नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, उनको आत्मसात करना, ताकि जो अगली परीक्षा, आगामी परीक्षा होने वाली है, उसमें आए हुए सभी प्रश्नों को हम हल कर सकें। तो हम लोग जो है वर्ष 2013 की निरस्त परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का डिस्कशन करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि इस चैनल द्वारा जो कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले और वह जो है आगामी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में सफलता अर्जित करें, एक अच्छे शिक्षक बने और देश के नवनिर्माण में नींव का पत्थर बने। चलिए हम लोग जो है वर्ष 2013 के निरस्त परीक्षा के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? विकल्प ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक, सी है मौर्य, डी है शुंग कुषाण। तो शैव धर्म का प्रारंभ की बात है तो इसमें ऑप्शन ए हड़प्पा सही है। हड़प्पा में आप सबको पता होगा कि मातृ देवी की उपासना थी, मातृ देवी की प्रधानता थी, मातृ देवी की उपासना होती थी। और पुरुष देवता भी ज्ञान थे। मोहनजोदड़ो से, कहां से? मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिसमें जो है पुरुष पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर में सींग निकली हुई है और वह जो मूर्ति मिली है या वह जो हमको मुहर मिली है उसमें उस जो है पुरुष के दाईं ओर दो पशु बने हैं, बाईं ओर दो पशु बने हैं, दाईं ओर भी दो पशु हैं और बाईं ओर भी दो पशु हैं। जो दाईं ओर हैं वो क्या है? वो है बाघ और हाथी, और जो बाईं ओर है वो क्या है? भैंसा और गैड़ा। समझ रहे हैं? भैंसा और गैड़ा है और नीचे दो हिरण बने हैं, दो हिरण बने हैं। यह जो देवता मिला है इसको मार्शल महोदय ने कहा कि यह आदि शिव है, यह आदि शिव है और इन्हीं को योगेश्वर, महायोगी, भूतनाथ की भी संज्ञा दी जाती है। और इससे पता चलता है कि शिव की आराधना, शिव की पूजा हड़प्पा काल में होती थी और उस समय जो है लिंग और योनि की भी पूजा होती थी और लिंग को जो है शिव की पूजा से जोड़ा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट क्यों है। आइए हम लोग देख भी लेते हैं। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी के साथ साथ पुरुष देवता के उपासना के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मिली मुहर में अंकित पुरुष चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर सींग है,
इस पुरुष देवता के दाईं तरफ बाघ एवं हाथी और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, पैरों के पास में 2 हिरण का चित्र अंकित है। आपकी पीजीटी में एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के मुहर पर जो पुरुष देवता मिला हुआ है उसमें कौन कौन से पशु अंकित हैं, और कभी यह भी पूछा गया है कि दाईं ओर कौन है बाईं ओर कौन है, तो दाहिनी ओर कौन है, दाहिना मजबूत होता है तो मजबूत पशु कर लीजिए, तो बाघ और हाथी है, और बायां थोड़ा सा कमजोर होता है तो बाईं ओर कर लीजिए भैंसा और गैंडा। याद करने के लिए भय गए ना का उच्चारण आप समझेंगे तो सेम उच्चारण से निकलता है, तो भैंसा गैंडा बाईं ओर, और दाहिनी ओर कौन है, तगड़ा पशु है बाघ और हाथी। ये आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा, समझ गए, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है, जिसे पशुपति, योगेश्वर, त्रिमुख अथवा महायोगी की संज्ञा दी जाती है। इससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लिंग योनि पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। कालांतर में लिंग पूजा का संबंध शिव की पूजा से जोड़ा गया। अब आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार। इस पर जाइए, महान टीकाकार कौन था? ऑप्शन 1 अश्वघोष, बी है बुद्ध घोष, सी है वसुमित्र, डी है नागार्जुन। तो बताइए कौन है? इसमें विकल्प बी सही है। महान टीकाकार बौद्ध ग्रंथों का कौन माना जाता है? बुद्ध घोष माना जाता है। ये 5वीं सदी में थे और इनका जन्म जो है बिहार के बोध गया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनका नाम वसुमित्र, वसुमित्र जो इनका नाम पड़ा है, इस नाम को बौद्ध संघ ने रखा था। बौद्ध धर्म के प्रति इनकी आस्था के कारण जो है बौद्ध संघ ने इनका नाम क्या रखा? बुद्ध घोष रखा। ये जो है बचपन में ही वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। अपने गुरु के कहने पर जो है श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में 8 कथाओं का मागधी 8 कथाओं का जो है मागधी में अनुवाद किया था। इन्होंने जो है दीर्घ निकाय सुना है, इस पर टीका लिखी थी। एक है सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी है जो 2 टीका लिखी थी। एक है क्या है? सुमंगल विलासिनी, दूसरा है सामंत पासदिका। ये दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष द्वारा की गई टीका है, और इन्होंने त्रिपिटकों, किस पर? त्रिपिटक आप जानते हैं के प्रत्येक ग्रंथ पर टीका लिखी है। त्रिपिटक के प्रत्येक ग्रंथ पर, चाहे वो विनय पिटक से संबंधित हो, चाहे अभिधम पिटक से संबंधित, चाहे सूत पिटक से संबंधित हो, सब पर इन्होंने टीका लिखी है। आइए इनको देखते हैं। बुद्ध घोष बौद्ध ग्रंथों के महान टीकाकार थे जो 5वीं सदी के माने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के बोध गया जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें बौद्ध संघ ने बौद्ध धर्म में इनकी श्रद्धा से प्रभावित होकर बुद्ध घोष की उपाधि दी थी। इन्होंने बाल्यावस्था में वेदों का अध्ययन कर लिया था। अपने गुरु रैयत के कहने पर श्रीलंका गए थे। उन्होंने सिंहली 8 कथाओं का मागधी में अनुवाद किया। इन्होंने दीर्घ निकाय पर सुमंगल विलासिनी
और सामंत पासदिका नामक टीका लिखी। इनका सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्रायः सभी ग्रंथों पर विद्वतापूर्ण टीकाएं हैं। अब आप समझ गए होंगे कि महान टीकाकार इनको क्यों कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया? ए है परमेश्वर, बी है धर्म प्रवर्तक, सी है परम भट्टारक, डी है महाराजा धीराज। देखिए महाराजा धीराज तो उनका जो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, परम भट्टारक समुद्रगुप्त ने, परमेश्वर समुद्रगुप्त ने, परम भट्टारक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, महाराजा धीराज समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने और परमेश्वर स्कंदगुप्त ने। तो गुप्त शासकों ने मुख्यतः परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। धर्म प्रवर्तक की उपाधि गुप्त शासकों द्वारा धारण नहीं की गई है, इसलिए विकल्प बी इसमें सही है, यही करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है कौशाम्बी, सी है त्रिपुरी, डी है उदयपुरी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शैव धर्म का एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मथुरा लेख है। क्या है? मथुरा लेख है। मथुरा लेख में बताया गया है कि एक पाशुपत थे उदिताचार्य, उदिताचार्य एक पाशुपत आचार्य थे, इनका क्या नाम था? उदिताचार्य था। इन्होंने मथुरा में, कहां पर? मथुरा में 2 लिंगों की स्थापना कराई है। 2 लिंगों की, 2 शिवलिंग थे जिसको उम पितेश्वर और कपितेश्वर कहा जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये कहां मथुरा लेख में है और कहां पर हुआ था? मथुरा में, इसलिए विकल्प एक, ऑप्शन एक इसमें क्या है? वो सही है। आइए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख है जिसने उम पितेश्वर और कपिलेश्वर, उम पितेश्वर और कपिलेश्वर नामक 2 लिंगों की स्थापना मथुरा में करवाई थी। क्लियर? आगे चल 5 को देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? ऑप्शन ए है डच, बी है अंग्रेज, सी है फ्रांसीसी, डी है पुर्तगाली। तो यह पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है जो यूरोप व्यापारी आए हैं उसमें सबसे पहले कौन आए हैं? तो आइए इसको समझते हैं। इससे पहले आपकी पीजीटी में वर्ष 2004 में पूछा था पुर्तगाल और भारत का व्यापार कब प्रारंभ हुआ था, यही से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 1497 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नौबिक था कैप्टन वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। यह जो है 1497 में पुर्तगाल से चला और समुद्री मार्ग से अटलांटिक को पार करते हुए अफ्रीका के दक्षिणी तट से उत्तमाशा अंतरीप को पार करते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला था। नाम था अब्दुल मजीद
इसकी सहायता से आए। और ये जो है 20 मई 1498 ईस्वी में जब यहां से चले हैं तो कुल 9 माह की यात्रा की, 9 माह की यात्रा की। और 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। पश्चिमी तट पर कालीकट के एक बंदरगाह, कालीकट के बंदरगाह कप्पकडाबू में पहुंचे। और यहाँ के राजा थे जमोरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, क्योंकि अभी तक अरब लोग जो है तटीय व्यापार में प्रभुता स्थापित किए हुए थे और एक नई शक्ति पुर्तगालियों के आने से उन्हें प्रतिस्पर्धा में अधिक लाभ की उम्मीद थी। और ये वास्को डी गामा यहाँ 3 माह तक रहे हैं। 3 माह के बाद जो है जाते समय अपना जहाज यहाँ के माल से लोड कर लिया, भर लिया और ले जाके पुर्तगाल में उन्होंने बेचा। और बेचा तो उनको 60 गुना फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। और संपूर्ण अपने यात्रा व्यय इन सबको काटा, उसके बाद निकालने के बाद में 60 गुना का फायदा हुआ। इसी के बाद से जो है क्या होता है, भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। यद्यपि जो है पहले प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको क्या करना है कि पीजीटी प्लेलिस्ट पे जाइए। वर्ष 2004 के चौथी क्लास के क्वेश्चन नंबर 82 में इसकी व्याख्या की गई है। वहां प्रश्न क्या था? पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था, जिसका हम लोगों ने अभी चर्चा कर ली। अगर इसका उत्तर देना होगा 1498 से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। ऑप्शन ए सूरसेन, बी है हरिसेन, सी है रविकीर्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति है क्या है? प्रयाग प्रशस्ति से हमको समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसके? समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसकी जो है रचना, इसके रचयिता इन्हीं के संधि विग्राहक सचिव, संधि विग्राहक सचिव क्या नाम था सचिव का? हरिसेन। इनके संधि विग्राहक सचिव थे हरिसेन। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। यह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में, और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। और इसकी जो शैली है, चंपू शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का? चंपू शैली का प्रयोग किया गया है। अब ये पता होना चाहिए चंपू शैली है क्या। चंपू शैली में प्रारंभ होता है पद्यात्मक, पद्य से, फिर आगे जब बढ़ता है आगे एक गद्यात्मक हो जाता है। ऐसी शैली जिसमें प्रारंभ पद्य से हो और आगे फिर गद्य आए, इसको चंपू शैली कहते हैं। और यह जो है, ये जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति है, ये मूलतः था क्या? ये मूलतः जो है सम्राट अशोक का स्तंभ लेख था। समझ गए? सम्राट अशोक का स्तंभ लेख था, और जिसको अशोक ने कौशाम्बी में खुदवाया था। कहां पर? कौशाम्बी में खुदवाया था। और उसमें जो है कौशाम्बी के धम्म महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया था। वहां का मैटर था
इसको जो है बाद में अकबर ने क्या किया, अकबर ने, ये प्रश्न पूछता है, अकबर ने क्या किया, इसको कौशाम्बी से मंगवा करके इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। समझ गए कहां पर रखवाया, इलाहाबाद के किला में, आज भी वहां पर है। इस पर जो है अकबर के दरबारी बीरबल का भी एक लेख प्राप्त होता है। इस पर जो है जहांगीर का, अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर का देवनागरी में एक लेख मिलता है। समझ गए, प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसके रचयिता कौन थे, हरिसेन थे ना, और ये था क्या, अशोक का स्तंभ लेख था। और देखिए विकल्प बी में देखिए हरिसेन है, यही करेक्ट है। इसमें सी दिए हैं रविकीर्ति, रविकीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना की है जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह प्रश्न देखिए 2 बार आ चुका है, पीजीटी 2005 में, पीजीटी 2009 में ना, क्वेश्चन नंबर 10 और 34 के रूप में। वहां जाकर के देख लीजिएगा, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है पीजीटी प्रवक्ता इतिहास, उस पर देखिएगा, आपको और जानकारी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। नंबर ए ऑप्शन का नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। नालंदा आपको पता है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, और वल्लभी ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसमें तक्षशिला, समझ रहे हैं, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। आपका विकल्प बी, ऑप्शन 20 में करेक्ट है, सही है। लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा, जब हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़ा था, षोडश महाजनपद पढ़ा था, हम जानते हैं इसमें एक महाजनपद था गांधार, गांधार था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, और कैपिटल ना तक्षशिला थी। यह कहां पर है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जनपद में है। ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, उसका एक जनपद है रावलपिंडी में वर्तमान में है। ये जो है धनुर्विद्या, धनुर्विद्या एवं वैदिक शिक्षा का, वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहां पर जो है राजा महाराजा शिक्षा ग्रहण करते थे। कौशल नरेश, कौशल के राजा क्या नाम था बताइए, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने यहां शिक्षा ग्रहण की थी। मगध का राज वैद्य, बिंबिसार का राज वैद्य क्या नाम था, जीवक ने यहां शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य ने यहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। और एक बौद्ध विद्वान है वसुबंधु, वसुबंधु, उन्होंने भी यहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य तो यहां का आचार्य भी बना था, तक्षशिला का आचार्य भी बना था। और चंद्रगुप्त मौर्य को धनुर्विद्या का ज्ञान, धनुर्विद्या यहीं पर सीखा था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैन्य शिक्षा, इन्होंने सैन्य शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त की थी। अब ये चीजें आपको पता रहेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, कंफ्यूजन दूर होगा और सही उत्तर पर आप पहुंचेंगे। आइए इसको एक बार तेजी से पढ़ लेते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। बात हुई। रामायण के अनुसार, रामायण क्या कहता है, भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की। भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से इस नगर को नाम रखा तक्षशिला।
महाभारत से पता चलता है कि परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने इसे जीता और यहीं पर प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। जनमेजय का नाग यज्ञ आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा। तक्षशिला की ख्यात शिक्षा केंद्र के रूप में थी। यहां से कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधन ने शिक्षा ग्रहण की। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि धनुर्विद्या वैदक शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैन्य शिक्षा यहीं से प्राप्त की। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर का मकबरा कहां है? ऑप्शन ए है सिकंदरा, बी है अजमेर, सी है दिल्ली, डी है इलाहाबाद। तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहां पर है? सिकंदरा में। इस सिकंदरा को अकबर बहिस्ताबाद कहता है। क्या कहता है सिकंदरा को अकबर? बहिस्ताबाद कहता है। इस मकबरे का प्रारंभ अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था प्रारंभ। और इसको पूर्ण उसके पुत्र जहांगीर ने करवाया। समझ गए? प्रारंभ करवाया गया अकबर के द्वारा, पूर्ण कराया गया जहांगीर के द्वारा। यह जो मकबरा है, यह मकबरा 5 मंजिला है। कितने मंजिल है? 5 मंजिला है। और पहली मंजिल की कब्र, पहली मंजिल की कब्र वास्तविक है और शेष की जो कब्र है वो नकली है। असली कब्र किसमें है? पहली मंजिल पर है। समझ गए? और यह बना है पिरामिड के आकार का। पिरामिड के आकार का बना है। और एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इसमें गुंबद नहीं है। गुंबद नहीं है। गुंबद बिना गुंबद के बनाया गया है। समझ गए? और इस मकबरे पर जो है हिंदू, बौद्ध, ईसाई और खमेर वास्तुकला का प्रभाव पड़ा है। और इस जो है, जो इनका मकबरा है, इस मकबरे को में जो कब्र थी 1691 ईस्वी में आगरा में जाट नेता थे राजा राम ने। राजा राम ने क्या किया? पहली मंजिल की कब्र की खुदाई करके अकबर की अस्थियों को निकाल लिया और उसको जो है हिंदू रीति से अंत्येष्टि किया, जलाया। ये जाट नेता जो है औरंगजेब द्वारा जो हिंदुओं के विरुद्ध कार्य किया जा रहा था, जजिया को बढ़ाया जा रहा था, उसके प्रतिशोध के रूप में उन्होंने चैलेंज किया औरंगजेब को, आपके परदादा को हम लोग हिंदू बना देंगे, हिंदू रीति से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। अब आप समझ गए होंगे सिकंदरा के मकबरे के बारे में। आइए देख लेते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा बहिस्ताबाद अकबर द्वारा नाम दिया गया में अवस्थित है। इसका निर्माण अकबर ने प्रारंभ किया। पूर्ण करने का श्रेय जहांगीर को जाता है। यह मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित पहली इमारती संरचना के साथ साथ उसके काल का सबसे सुंदर एवं वैभवशाली भवन है। जहांगीर के काल का जो पहली जो इमारत की संरचना है, इस मकबरे में गुंबद का अभाव है। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है परीक्षाओं में कि गुंबद का किस मकबरे में नहीं है। पिरामिड के आकार का है। इसमें इस्लामी, हिंदू, ईसाई, बौद्ध कला के साथ साथ कोचीन चीन में प्रचलित खमेर वास्तुकला से भी इसको प्रेरणा मिली है। यह मकबरा 5 मंजिला है। पहली मंजिल पर बनी कब्र ही वास्तविक है।
जो संगमरमर की बनी है, कब्र संगमरमर की है। शेष नकली है, कब्र के चारों ओर ईश्वर के 99 नाम अरबी में अंकित है। जहांगीर ने मकबरे के चारों संगमरमर की 4 मीनारें बनवाई थी। अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर कहता है हजरत जन्नत आशियानी, वो अकबर को क्या बुलाता है, हजरत जन्नत आशियानी के मकबरे पर वह पैदल ही जाता था। हैबल के अनुसार अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है। ये कौन कहता है, हैवल कहता है, ये नाम याद रखिएगा। जाट नेता राजा राम ने 1691 में इस मकबरे को खोदकर अकबर की अस्थियां बाहर निकाली और क्या किया, हिंदू रिवाज से चिता में रखकर जला दिया। बात हो चुकी है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है 9। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया सुल्ताना, डी है जलालुद्दीन खिलजी। सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर में थी। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इनकी राजधानी कहां थी, पीजीटी में ही। फिर एक बार प्रश्न पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था, उसका भी उत्तर होगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब सत्ता पर अधिकार इल्तुतमिश का होता है तो उन्होंने 1211 ईस्वी में क्या किया, राजधानी को दिल्ली लाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। तो कह रहा है किसने स्थापित की, इल्तुतमिश ने स्थापित की। विकल्प बी इसका जो है करेक्ट है। आइए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को न केवल अक्षुण्ण रखा वरन उसे एक सुसंगठित एवं संघनित राज्य बनाया। उसने दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को केंद्र बना दिया। वह उसके कार्यों का ही फल था कि दिल्ली को हजरत ए दिल्ली के नाम से, हजरत ए दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मानपत्र प्रदान किया था। चांदी और टक्का जो प्रश्न पूछता इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश के संबंध में एक प्रश्न आपके पीजीटी में पूछा गया था कि किसने कहा है, तो आरपी त्रिपाठी ने कहा है भारत में मुगल संप्रभुता की शुरुआत, प्रारंभ इल्तुतमिश के काल से हुआ है। ये 3, 4, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इल्तुतमिश के संबंध में, हमने चर्चा कर ली है। प्रश्न संख्या 10 है, प्राचीन मानव प्रजाति है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी है जावा मानव, सी है होमो इरेक्टस और डी है नियनडर्थल। इसमें सही उत्तर क्या होगा? प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसलिए ऑप्शन ए है वही करेक्ट ऑप्शन है। आइए हम लोग देख लेते हैं। मानव का उद्भव प्रतिनूतन काल में हुआ है। अभी तक जो पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है मानव का आद्य जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। सबसे पहले मानव कहां पाया गया था? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा निकटतम आदि पूर्वज है। केन्या के आल्दुआई गोर्ज के तुर्काना झील, लेक रुडोल्फ से इसके जीवाश्म मिले हैं जो 48 लाख वर्ष पुराने हैं। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव होमिनिड था। यह पहला होमिनिड भी था। इसे प्रोटो मानव, आद्य मानव भी कहा जाता है। यह आधा नर एवं आधा बानर था। इथोपिया से 32 लाख वर्ष पुरानी शिशु कन्या लूसी के अवशेष मिले हैं। अगर लूसी के अवशेष पूछे तो कहां से मिले हैं? केन्या से। वर्तमान मानवों को होमो नाम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। होमो हैबिलस,
होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो हैबिलस, क्या लिखा है, होमो हैबिलस, इसको प्रथम मानव या कारीगर मानव, स्किलफुल मानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। इसे हाथों का प्रयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है। अगर पूछे स्किलफुल मानव कौन था, पत्थर से औजार बनाने वाला पहला मानव कौन था ना, हाथों का उपयोग करने वाला पहला मानव कौन था, होमो हैबिलस। अब होमो इरेक्टस मान लीजिए कभी पूछ लिया, इसने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाए तथा अग्नि का आविष्कार किया। इरेक्टस को पिथेकेंथ्रोपस भी कहा जाता है। इसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। इरेक्टस माने इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया है, और होमो नलेदी 2013 में इस मानव अवशेष को की खोज जो दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा में हुई। अगला है होमो सैपियंस को बुद्धिमान मानव या सोचने वाला मानव भी कहा जाता है। इसकी साम्यता जर्मनी के नियंडरथल से की जाती है। नियंडरथल ने ही सबसे पहली बार शव विसर्जन किया। अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग सबसे पहले इसी जो है होमो सैपियंस ने किया था बड़े पैमाने पर। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। इसे होमो सैपियंस की संज्ञा दी गई। इस आधुनिक मानव के भी कई नाम हैं, क्रोमैग्नान, चांसलेड, ग्रामाल्डी, ये सब इसके नाम हैं। होमो सैपियंस सैपियंस के प्रमाण श्रीलंका के फाहियन गुफा से भी मिलते हैं। यह गुफा भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च पुरापाषाण युगीन है। समझ गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 है, चाचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है सिंध, सी है पंजाब, डी है गुजरात। ये प्रश्न पहले आ चुका है। चाचनामा क्या है, ये अरबी में लिखी गई एक पुस्तक है। किस में लिखी गई है, अरबी भाषा में। इसका जो है लेखक क्या है, अज्ञातनामा है, मतलब अज्ञात है, पता नहीं है कौन लेखक है इनके। कुछ इतिहासकार हम मानते हैं कि अबू अहमद जो है इसको लिखा है, लेकिन अभी इस पर जो है इतिहासकारों की मतैक्य नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि अज्ञातनामा है। इस लेखक का नाम हमको पता नहीं है। इसी पुस्तक में सबसे पहले वर्णन है कि 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया। वहां के राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध को अरब साम्राज्य का भाग बनाया। इससे ये पता चलता है कि चाचनामा है, इसने क्या किया कि भारत में मुस्लिम शासन के शुरुआत को दर्शाया है। लेकिन यह जो है कहां के इतिहास बताती है, सिंध को बताती है। इसलिए देखिए ऑप्शन बी देखिए क्या है, सिंध का इतिहास है। यह प्रश्न अभी जल्दी पूछा गया, 2011 में पूछा गया था, हम लोग 13 का कर रहे हैं। में जो है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, हम लोग चौथी क्लास कर रहे थे, प्रश्न संख्या 76 और 77 में दो तरह के प्रश्न पूछे गए। 76 में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना है भारत से मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। अगर तबकात नासिरी विकल्प में है और चचनामा लगेगा। अगर विकल्प में चाचनामा नहीं है, तबकात नासिरी है मिनहाजुद्दीन सिराज की, तो उसको लगाएंगे। अगला है चाचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है, तो सिंध का है। यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 पर, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया।
ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है अकबर, डी है शाहजहां। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां के पुत्र थे, क्या नाम था? दारा शिकोह, जिसको लघु अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने जो है काशी के पंडितों की सहायता से, कहां के पंडित? काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा गया सिर्र-ए-अकबर। क्या नाम रखा गया? सिर्र-ए-अकबर। और इन्होंने, किसने? दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी, ये दो ग्रंथ हैं, वो योग वशिष्ठ, इसका भी फारसी में अनुवाद किया है। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन, जिसका मतलब होता है दो महासागरों का मिलन, वह भी दारा शिकोह की ही रचना है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र दारा शिकोह ने अनेक ग्रंथों, भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी अनुवाद किया। इसके अलावा स्वयं तथा काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर्र-ए-अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया। यही प्रश्न था। दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन अर्थात दो समुद्रों का मिलन में इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलतः समानता दिखाई है। हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें समानता दिखाई है। समुद्र संगम, मज्म उल बहरीन नाम से संस्कृत में यह रचना है, समुद्र संगम। इनकी उपाधियां देख लीजिए, परीक्षा में पूछता है। शाह बुलंद इकबाल पूछा था, संस्कृत अकलंदर, शाह बुलंद इकबाल, लघु अकबर, स्टैनले पूल ने कहा था। उसके बाद विरोधियों ने इन्हें रईसुल मुलहिद, मतलब धर्मद्रोहियों का सरदार, तथा दुश्मने दीन मुबाइन, ये किसने कहा था? विरोधियों ने कहा था। समझ रहे हैं? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। ऑप्शन ए धर्मपाल, बी है धंग, सी है मिहिर भोज और डी है परमार भोज। इसमें ऑप्शन डी परमार भोज सही है। परमार भोज इतना विद्वान था कि इसको कविराज की उपाधि प्राप्त थी। इसको क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। और इसने विविध विषयों पर, बहुत से विषयों पर क्या किया है? उन्होंने विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकों में है चिकित्सा शास्त्र पर, किस पर? चिकित्सा शास्त्र पर जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है? आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व इनकी चिकित्सा शास्त्र पुस्तक है। वास्तुशास्त्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक किस पर है? पीसीएस की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, सम्रांगण सूत्रधार की विषय वस्तु क्या है? तो वास्तु कला पर है। आईने अकबरी में कहा गया है, आईने अकबरी में, अबुल फजल की आईने अकबरी में कहा गया है, बताया गया है कि इसके दरबार में 500 विद्वान निवास करते थे और इनके बारे में अनुश्रुति थी कि प्रत्येक कवि को उसके प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था।
प्रत्येक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था। और इनकी मृत्यु पर ये कहा गया अद्य धारा निराधारा, अद्य धारा निराधारा निरालंबी सरस्वती। अद्य धारा निराधारा निरालंबी सरस्वती मतलब जिसकी मृत्यु पर विद्वान और विद्या दोनों निराश्रित हो गए, वह कौन है? परमार भोज हैं। आइए इनके बारे में और महत्वपूर्ण चीजें जाने जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भोज 1000 से 1055 ईस्वी परवार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से प्रख्यात था। कहा जाता है कि उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त आप देखिए श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राज मृगांक, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत वृत्ति, राजमर्तंड, विद्या विनोद, युक्त कल्पतरु, ये परीक्षा में पूछा गया, युक्त कल्पतरु, चारु चर्चा, चंपू रामायण, नाम मालिका, भुजबल निबंध, आदित्य प्रताप, सिद्धांत। आदित्य प्रताप सिद्धांत प्रमुख हैं। अब रचना देख रहे हैं, 1 2 3 4 लाइनों में इनकी रचनाएं लिखी गई है। समझ रहे कितने विद्वान थे। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और भोजशाला के रूप में प्रख्यात महाविद्यालय की स्थापना कर उसमें बाग देवी मतलब सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई धारा नगरी में। अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया तथा बहुत बड़े भोजसर नामक तालाब का निर्माण किया। आईने अखबारी में प्राप्त उल्लेख के अनुसार भोज की राजसभा में 500 विद्वान निवास करते थे। यह अनुश्रुति प्रचलित थी कि हर कवि को हर श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था वह राजा। भोज की मृत्यु पर पंडितों को महान दुख हुआ। उनकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई, अद्य धारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान, विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए जिसकी मृत्यु पर। आगे बढ़े, प्रश्न है 14, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मलिक अंबर, बी है हसन गंगू, सी है मोहम्मद दीवान, डी है सिकंदर शाह। दक्षिण में एमबीटी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में जो है अमीर ए सदा सरदार थे, 100 गांवों पर होते थे अमीर ए सदा। इन लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह करके इनके एक सरदार थे जिनका नाम था हसन गंगू या जफर खां। जफर खां ने विद्रोह करके 1347 ईस्वी में, कितने में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और जब इन्होंने स्थापना की तब इन्होंने अपना नाम रखा अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। इतना बड़ा नाम, बहमन शाह, अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्होंने अपना नाम रखा और 1347 में
बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। किसको बनाया? गुलबर्गा को बनाया। प्रशासनिक रूप में दक्ष थे। आप देखिए विकल्प बी है ना, हसन गंगू, है कि नहीं? ये देखिए, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है पीजीटी 2003 में, 2004 में। 3 में प्रश्न क्या था? 53 नंबर पर दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। और 4 में क्या प्रश्न था इनसे जुड़ा हुआ? अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था। वहां जाइएगा तो इसको देख लीजिएगा, ताकि जो है अगर यहां से प्रश्न आता है बहमनी साम्राज्य का स्थापना से, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आपका प्रश्न निश्चित तौर पर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 15वां मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है। ऑप्शन ए है मरियम मकानी, बी है मुमताज महल, सी है माहम अनगा और डी है नूरजहां। फरमानों और सिक्कों पर नाम मिलता है नूरजहां का, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। नूरजहां जो है, नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। एक बार आपकी पीजीटी में पूछा गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। इनके पिता का नाम था एतमादुद्दौला, और एतमादुद्दौला के संबंध में एक प्रश्न पूछता है। एतमादुद्दौला का मकबरा जिसको नूरजहां ने ही बनवाया था, कि किस मकबरे में पहली बार पित्रा-दुरा का प्रयोग हुआ था? यह पूर्णतः संगमरमर का बना है, तो वह था एतमादुद्दौला का मकबरा। बहुत बार पूछता है। अगला, इनकी माता का नाम था असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। और असमत बेगम से एक प्रश्न आपकी पीजीटी में पूछा गया है, इत्र का आविष्कार किसने किया था? जिसने इत्र का नाम रखा था रोगन जहांगीरी, असमत बेगम ने किया था। इसमें सहयोग मेहरुन्निसा ने दिया था। अगर विकल्प में इत्र के आविष्कारक के रूप में असमत बेगम का नाम नहीं है, तो आपको क्या करना है? नूरजहां के नाम पर टिक कर देना, मेहरुन्निसा के नाम पर टिक कर देना है। इनकी जो शादी, सबसे पहले इनकी शादी जहांगीर से नहीं हुई थी, एक अफगान से हुई थी। अफगान से हुई थी जिसका नाम था अली कुली। अली कुली बेग जिसका नाम था। और इससे इनको एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम, जिसकी बाद में शादी जहांगीर के एक पुत्र शहरयार से होती है, लाडली बेगम। और जब अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है, तब मेहरुन्निसा को जो है अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका बनाया जाता है। सलीमा बेगम की सेविका बनाया जाता है। उसके बाद फिर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की। उस समय जहांगीर की उम्र थी 42 वर्ष और मेहरुन्निसा की उम्र थी 32 वर्ष। इस शादी के बाद उन्होंने सबसे पहले इनकी उपाधि दी नूर महल। जहांगीर ने कहा आप महल के नूर हैं। फिर उसके बाद कहा नूर जहां, महल के ही नहीं संपूर्ण जहां की नूर हैं। यह बात जो है किसने की? जहांगीर ने उनको उपाधियां दी। उसके बाद जो है इन्होंने, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इनको बादशाह बेगम कहा। क्या कहा? बादशाह बेगम। और सिक्कों पर भी इनका नाम जो है बादशाह बेगम के रूप में मिलता है। सिक्कों पर इनका नाम। ये जो है शासन में भाग लेती थी, शिकार पर जाया करती थी, फरमान जारी करती थी और झरोखा दर्शन के देने के लिए बैठती थी। झरोखा दर्शन में भी ये बैठती थी। और जहांगीर अपनी
तुजु के जहांगीरी में लिखता है कि मैंने अपना जो है संपूर्ण राज्य का कार्यभार नूरजहां को दे दिया है। उसने कहा कि मुझे आधा शेर मांस और 1 शेर शराब के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। क्या कहा जहांगीर ने? मुझे 1 शेर शराब और आधा शेर मांस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। तो इसमें सही उत्तर डी है। और यह जो प्रश्न पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वर्ष 2004 के क्लास नंबर 4 के 81 नंबर पर नूरजहां का वास्तविक नाम है, वहां पर इस संपूर्ण व्याख्या को लिखा और समझाया गया है, वहां से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किया गया? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर और डी है अकबर। देखिए, मुगल जो साम्राज्य था, साम्राज्य इसका विभाजन हुआ था किसमें? सूबा में। सूबा क्या था? प्रांत था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? सिख में। जिला था। जिलों का विभाजन किसमें किया गया था? परगना में। परगना क्या था? महाल था। और इस परगने का विभाजन किसमें किया था? गांव में किया गया था। पूछ क्या रहा था? पहली बार किसने जो है प्रांतों में किया? सूबों में पहली बार विभाजन किसने किया? तो पहली बार विभाजन जो है अकबर ने किया। कब किया? अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में। टीजीटी में एक बार पूछा गया था कब किया था, किसने किया? अकबर ने किया। उत्तर मिल गया। कब किया था? ये भी उत्तर मिल गया। अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में सबसे पहले अकबर ने क्या किया? संपूर्ण मुगल साम्राज्य को अकबर ने 12 प्रांतों में बांटा। कितने प्रांतों में? 12 प्रांतों में बांटा। उसके बाद उसने दक्षिण में 3 प्रांत जीते। कौन कौन से? खानदेश, बरार और अहमदनगर। खानदेश, बरार और अहमदनगर, इनको जीता। और प्रांतों की संख्या 12 से बढ़कर के 12 3 15 हो गई अकबर के समय। फिर आइए जहांगीर के समय देख लेते हैं। जहांगीर के समय 2 प्रांत बढ़े थे। एक बढ़ा था उड़ीसा और दूसरा बढ़ा था ठट्टा। इन दोनों को बढ़ने से 15 + 2 17 हो गए थे जहांगीर के समय में। और शाहजहां के समय में 2 प्रांत बढ़े थे, एक सिंध, दूसरा कश्मीर। तो प्रांतों की संख्या 17 2 कितना हो जाएगा? 19 हो गया था। फिर औरंगजेब के समय 2 प्रांत बढ़े थे। एक बड़ा था बीजापुर 1686 में, एक बड़ा था गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। 19 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रांतों की संख्या विभिन्न मुगल बादशाहों के समय में क्या थी, उसको आप देख लिया है। आइए, मुगल साम्राज्य को सूबों में, सूबों को सरकार, जिलों में सरकारों के परगनों में तथा परगनों को गांव में विभाजित किया गया था। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। लेकिन दक्षिण विजय के बाद 3 सूबे खानदेश, बरार, अहमदनगर को साम्राज्य में मिल जाने से सूबों की संख्या 15 हो गई। 1605 ईस्वी तक 15 सूबे थे, उसका नाम देख लेते हैं ना एक बार। इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, बिहार,
बंगाल, अहमदाबाद, अजमेर, अवध, मालवा, खानदेश, बरार और अहमदनगर। किंतु अबुल फजल ने आईन अकबरी में केवल 12 सूबों का ही वर्णन किया है। संभवतः दक्षिण के जो 3 सूबे थे उसको सम्मिलित नहीं किया है। अगर प्रश्न पूछे आईन अकबरी में अकबर के कितने सूबों की चर्चा हुई है या अबुल फजल ने किया है, तो हमको 12 वहां बताना है। जहांगीर के समय कांगड़ा को विजित करके लाहौर सूबे में मिला लिया गया। उड़ीसा और थट्टा को नया सूबा बनाने से उस समय सूबों की संख्या 17 हो गई। जहांगीर के समय कश्मीर और सिंध नए प्रांत बनने के कारण सूबों की संख्या 19 हो गई। औरंगजेब के समय सूबों की कुल संख्या 21 थी, जिसमें 14 सूबे उत्तर भारत में, 1 सूबा भारत से बाहर काबुल तथा 6 प्रांत दक्षिण में खानदेश, बरार, दौलताबाद, तेलंगाना, बीजापुर और गोलकुंडा में थे। समझिए किस सूबों का गणित। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का अंतिम वायसराय था ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी सी राजगोपालाचारी। अंतिम वायसराय 1858 में जब सत्ता कंपनी से क्राउन में जाती है, तब यहां जो शासक थे महारानी या महाराज सम्राट के प्रतिनिधि, वो वायसराय कहलाए। और जब सत्ता हस्तांतरित होती है 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो वायसराय रहते हैं कौन होते हैं? माउंटबेटन। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। अब ब्रिटिश सत्ता जब खत्म हो गई तो वायसराय का पद खत्म हो गया, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया माउंटबेटन को, क्योंकि अब हम जो है ब्रिटेन के अधीन नहीं थे, राष्ट्रमंडल के सदस्य थे। इसलिए अगर प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत का, कभी कभी पूछता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और यही जो है भारत का अंतिम वायसराय भी था। प्रश्न संख्या 18 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल में, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी है उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, डी है मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में। देखिए पशुपालन के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमको, प्राचीनतम प्रमाण, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमको मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। पूरा पाषाण काल नहीं मिलता है। कब मिलता है? मध्य पाषाण काल में। अब प्रश्न है कहां से? ये 2 स्थानों से मिलता है। एक है राजस्थान के, कहां के? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है बागोर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है, कहां है? बागोर। दूसरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में है आदमगढ़। तो आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर पूछा भी जाता है बागोर। और उसके बाद नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ होता है। प्राचीनतम साक्ष्य तो यहां से मिल गए पशुपालन के, लेकिन पशुपालन का जो प्रारंभ है, प्रारंभ होता है नवपाषाण काल से। मृद भांड बनाए जाने लगते हैं, पालिशदार पत्थर के उपकरण मिलने लगते हैं, मृद भांड यहां बनाए गए। और इसी नवपाषाण काल में मानव जो पहले संग्रह करता था, अब उत्पादक हो गया। जब मानव जो है स्टोर करने से वाले से
प्रोड्यूसर में बदला, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, इसलिए बहुत बड़ा मानव इतिहास की क्रांति थी और वह क्रांति नवपाषाण काल में हुई थी। अब इससे आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में, इसलिए विकल्प डी ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर तथा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 2 स्थान हैं। यहाँ पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशिष्टता है कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ, पालिशदार पाषाण उपकरणों एवं मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। इस काल में कृषि कार्य का प्रारंभ मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांतिकारी कार्य का प्रारंभ माना जाता है। अब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। क्लियर हुआ ना? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 19 है। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए है पृथ्वीराज विजय, बी पृथ्वीराज रासो, सी है हम्मीर महाकाव्य, डी है पवनदूत। देखिए जयचंद थे गढ़वाल शासक और पृथ्वीराज थे चाहवान शासक, शाकंभरी के चाहवान, चौहान शासक। ठीक, इन दोनों को दिल्ली पर अधिकार के लिए, दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी। और गढ़वाल जो राजा जयचंद्र थे, इनकी पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता जो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, और जब जयचंद ने इनके स्वयंवर का आयोजन किया तो पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया। तब पृथ्वीराज जब पता चला तो छद्मवेश में वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बलपूर्वक संयोगिता को ले जाकर के विवाह किया। इन सब का वर्णन जो है एक कवि है चंद्रबरदाई, उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। विकल्प 2 में है, इसके कौन से लेखक? चंद्रबरदाई। बरदाई ने, चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की, उसमें दिया गया है। और एक कारण यह भी माना जाता है कि संयोगिता को ले जाकर के जयचंद्र को पृथ्वीराज चौहान ने अपमानित किया था, इसलिए उसने अपनी सहायता के लिए मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए, चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। पृथ्वीराज की गढ़वाल शासक जयचंद से शत्रुता थी। इस शत्रुता का प्रमुख कारण दोनों द्वारा दिल्ली क्षेत्र पर अधिकार का प्रयत्न था। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो, यही तो था ना, के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु उसके विवाह के लिए आयोजित स्वयंवर में जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज छद्मवेश में उपस्थित होकर के संयोगिता को बलपूर्वक उठा ले गया। इस घटना से दोनों में संघर्ष और कटु हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी प्रतिशोध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी को सहायता और आश्वासन के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है 20 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? ए है अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है बलबन ने, सी है फिरोज शाह तुगलक ने, डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्लान किसने किया? उसके लिए क्या करेगा? गोदाम बनाएगा, गोदाम में अनाज संरक्षित रखेगा, फिर उसको जनता तक पहुंचाएगा। यह काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था के अंतर्गत, इसलिए विकल्प ए इसमें अलाउद्दीन खिलजी सही है। आइए देख लेते हैं। मंडी में अनाज की आपूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने लगान की वसूली अनाज के रूप में करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उसने किसानों को उनकी निजी आवश्यकता से अधिक अनाज निर्धारित मूल्य पर खरीदने का आदेश दिया। इन उपायों से राज्य में अनाज का विस्तृत भंडार उपलब्ध हो गया, जिसे बाजारों के माध्यम से मंडी तक पहुंचाया गया।
राज्य ने अपने गोदाम बनवाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशनिक प्रणाली लागू की। अगर पूछे राशनिक प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तब अलाउद्दीन खिलजी होगा। मंडी में अनाज लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा बेचने का आदेश दिया गया। व्यापारियों को निर्धारित मात्रा में अनाज प्रतिदिन बेचने का आदेश था। यह अनाज राज्य के अतिरिक्त भंडार से उपलब्ध कराया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग्रहित चावल को इब्न बतूता ने 1334 ईस्वी में खाया था। इसके अतिरिक्त देखिए कई बार प्रश्न बने हैं, 2 प्रश्न हमने उठाया है पीजीटी 2003 और 4 में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, और तीसरा बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है। तो अलाउद्दीन, ये जाकर के यहां से देखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी को ईच और एवरी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप समझ कर लीजिएगा, परीक्षा में आता ही आता है। अलाउद्दीन खिलजी तो छूटता ही नहीं है, कोई ना कोई प्रश्न वहां से बन ही जाता है। जब कोई टॉपिक इतना सर्टेन हो परीक्षा में आए तो पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में A to Z आप जान लीजिएगा। बहुत से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, बी है निम्न पुरापाषाण काल में, सी है मध्य पाषाण काल में, और डी है आद्य ऐतिहासिक काल में। देखिए हस्त कुठार या हैंड एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी वो हमको संबंधित है पुरापाषाण काल से ही। और पुरापाषाण काल को हथियारों औजारों के आधार पर 3 खंडों बांटा गया है, 3 भाग वर्गीकृत किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम लोग देख लेते हैं किस काल में किस तरह के उपकरणों या औजारों की प्रधानता थी। तो निम्न पुरापाषाण काल में चापर, हैंड एक्स और क्लीवर की प्रधानता थी। मध्य पुरापाषाण काल में फलक, ब्यूरिन, स्क्रेपर की प्रधानता थी। और उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड वाले हथियारों की प्रधानता थी। इसके आधार पर आप जाएंगे निम्न पुरापाषाण काल उत्तर में, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है उसको टिक करेंगे। इसी से मिलता जुलता हुआ प्रश्न जो है पीजीटी 2003 में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। वहां पर निम्न पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये सब विकल्प में था। इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शन ए है प्लासी, बी है बक्सर, सी है मुंगेर, डी है वांडीवास। अब प्लासी के युद्ध के कारण, और इन सब पर हम न चल के डायरेक्ट चलते हैं कि किस युद्ध में पराजित हुआ था सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। ये मुर्शिदाबाद से, कहां से, मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर आप आएंगे, नादिया जिला है। वहां पर गंगा नदी की एक सहायक है भागीरथी। नदी के तट पर है प्लासी का मैदान। नदी के तट पर क्या है, प्लासी का मैदान है। यहीं पर जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला पर युद्ध हुआ था। एक बार परीक्षा में पूछा है प्लासी किस जो है नदी के किनारे है, तो भागीरथी का है। यह हुआ था
23 जून 1757 ईस्वी में। इसमें क्या किया था, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था, जबकि इनकी ओर से मीर मदान और मोहनलाल ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। और अंत में सलाह दी गई सिराजुद्दौला को कि मुर्शिदाबाद चले जाइए। जब मुर्शिदाबाद चले गए तो वहां पर मीर जाफर के पुत्र थे मीरन। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग से इनकी हत्या करवा दी सिराजुद्दौला के। उसके बाद मीर जाफर जो है नवाब बन जाते हैं। तो एक किस युद्ध की बात हो रही है, प्लासी को संक्षेप में कई बार पीजीटी में पूछा गया है, हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर नादिया जिले के गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 हुआ। युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल, कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया। अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा। मीर जाफर के लड़के मीरन ने ना मोहम्मद बेग के द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। इस प्रकार मीर जाफर ने पद की लालच में गद्दारी की। 28 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। यहां से एक प्रश्न पूछता है, सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? अगर मीरन और मोहम्मद बेग दोनों, तो मोहम्मद बेग पर उत्तर लगेगा। अगर मोहम्मद बेग नहीं है, मीरन है, तो मीरन पर लगेगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? ए है मत्स्य, बी है धनुष, सी है चीता, डी है हाथी। तो चोलों के सिक्के, कासू, कलंज, इन सब के बारे में सुना होगा। उस पर मत्स्य, धनुष और चीता अंकित है, उस पर हाथी अंकित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। समझ गए कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के सिक्के सोने, चांदी, तांबे में जारी किए गए थे। धौलेश्वर से चोलों के सिक्कों का ढेर मिला। प्रश्न है, चोल साम्राज्य सिक्के किसके बनते हैं? सोना, चांदी और तांबे के। चोलों के सिक्के के ढेर कहां से मिले हैं? धौलेश्वर से। चोलकालीन अभिलेखों में देखो, पोन, कलंजु, कासु, अक्कम, करुंगासु, ये श्रीलंका में जारी किया गया था का उल्लेख मिलता है। तंजौर जिले के बनगिरी और नीडवसल से कुछ ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। स्वर्ण, रजत, ताम्र सिक्के अधिकांशतः राजराज प्रथम द्वारा चलवाए गए हैं। कासु सुवर्ण तथा ताम्र मुद्रा थे। कासु सोने में भी थी और तांबे में थी। कलंजो और कासु में 1:2 का अनुपात था। मतलब एक कलंज जो है 2 कासु के बराबर होता था। उत्तम चोल के सिक्कों के अग्रभाग पर ये देखिए 2 मछलियों की आकृति वाला बाघ के शाही प्रतीक के साथ धनुष की आकृति अंकित। 2 मछलियां बाघ के शाही प्रतीक के साथ धनुष का अंकन है, इसीलिए वहां पर मत्स्य, व्याघ्र और धनुष का बात हुआ। राजेंद्र प्रथम की मुद्रा पर जहाज का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। अगर ये पूछेगा किस चोल शासक के सिक्के पर जहाज का चित्रांकन हुआ है, तो किसको बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम के। प्रश्न संख्या 24 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ए चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी रॉलेट एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वारा जो पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया गया तो था चंपारण। ऑप्शन ये सही है। इसी आंदोलन से आगे गए बढ़ते हुए एक नेता के रूप में गांधी जी भारतीय क्षितिज पर विराजमान हो गए। चंपारण में हुआ क्या था? बिहार का एक जिला है चंपारण। यहां पर जो है किसान और जो नील के बगान के मालिक थे, इनमें एक करार हुआ था। करार हुआ था कि जो उनके पास 1 कट्ठा
जो उनके पास जो जमीन है उसके 3/20 भाग पर, समझ रहे हैं, 3/20 भाग पर वो खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे। ये जो है चंपारण के किसान और अंग्रेज मालिकों में एक समझौता हुआ था। इसी को 1 कट्ठा होता था 20 बिस्वा के बराबर, और उसमें से जो 3 भाग पर होता था, इसीलिए इसको 3 कठिया कहते थे। 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया पद्धति। बाद में हुआ क्या कि जब रासायनिक रंग शुरू हो गए, तो रासायनिक रंग शुरू हो गए, तब नील का व्यापार मंदा पड़ गया। तो अब नील के बागान या मालिक जो थे वो भी इसको बंद करना चाहते थे, किसान भी इस करारनामे से मुक्त करना चाहते थे, होना चाहते थे। लेकिन इस करारनामे से मुक्त होने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, इनसे लगान बढ़ा दिए, अन्य तरह के टैक्स बढ़ा दिए। तो इससे किसान परेशान थे। और 1917 में एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये लखनऊ में गांधी जी से मिले। कहां पर मिले थे? लखनऊ में। और अनुरोध किया कि हम चंपारण में जो आंदोलन कर रहे हैं उसका आप नेतृत्व करिए। और तब तक गांधी जी के पीछे पीछे चलते रहे जब तक गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर लिया। उसके बाद जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो कमिश्नर ने वहां से वापस जाने के लिए कहा, तो गांधी जी ने जाने से मना कर दिया और किसानों के साथ सत्याग्रह करना प्रारंभ किया। अपने बहुत से जो है कोवर्कर्स को साथ भी ले गए थे। और एक जांच कमेटी बनाई अंग्रेजों ने, जांच कमेटी, और उस कमेटी में मेंबर गांधी जी भी उसके एक सदस्य थे। फिर उस कमेटी की सिफारिश पर जो है 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा जो अधिक लगान वसूली गई थी उसका 25% जो है वापस करवा दिया गया। इतनी सब व्यवस्था जब अंग्रेजों ने की, अंग्रेज सरकार ने की, तो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस कर लिया। और इसी सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद दी थी। और एक किसान थे एन जी रंगा ने, जिन्होंने विरोध भी किया था। आइए देख लेते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया और राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए नेता के रूप में उभरे। बिहार के चंपारण जिले के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने करार कर रखा था, जिसके अनुसार उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में रासायनिक रंगों की खोज, उसके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आई, जिससे नील बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने लगे। किसान भी यही चाहते थे। बागान मालिकों ने किसानों को करार से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी टैक्स जैसे सहर बेसी माने बढ़ा हुआ लगान, तवान माने एक मुश्त मुआवजा को मनमाने तरीके से बढ़ा दिया। फलतः विद्रोह प्रारंभ हो गया। 1908 में भी एक बार विद्रोह हो चुका था। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के कमिश्नर ने तुरंत चले जाने को कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण जाने की अनुमति मिल गई। उन्होंने अपने सहयोगियों, ये सहयोगी जानते रहिएगा, पूछता है, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिख, ब्रिज किशोर, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक के साथ गांव का दौरा किया। इस आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग गठन किया,
जिसके सदस्यों में गांधी जी भी सम्मिलित थे। आयोग के सुझाव पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बगान मालिक अवैध वसूली के 25% वापस करने को राजी हो गए। गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। अगर कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, संभवतः आईएएस में पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा आएंगे। प्रश्न है 25 है, निम्नलिखित में से वैदिक काल में कौन सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं था? प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, सी मूर्ति पूजा, डी यज्ञ। तो वैदिक काल में मूर्ति पूजा थी, मंत्रोच्चारण था, यज्ञ था, मूर्ति पूजा नहीं था। इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हमको कुषाण काल से होता है और सबसे पहले बौद्ध मूर्तियां बनी, बुद्ध की मूर्तियां बनी, जैनों की मूर्तियां बनना शुरू हुई। उसके बाद गुप्त काल में हिंदू मूर्तियां की पूजा प्रारंभ हुई, मंदिर बने, हिंदू मूर्तियां। तो इस तरह से जो है हमको जो है मूर्ति पूजा कुषाण काल से, उसके बाद गुप्त काल में दिखाई पड़ती है। आइए समझ लेते हैं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा को उल्लेख नहीं मिलता है कहीं भी। कुषाण काल 1ली से 2री शताब्दी में बौद्ध धर्म की मूर्तियां की पूजा प्रारंभ हुई। इसी काल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित होने लगी। गुप्त काल 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हिंदू मूर्ति पूजा का व्यापक विकास हुआ। विष्णु, शिव, देवी आदि का भव्य प्रतिमाएं और मंदिरों का निर्माण होने लगा। इस तरह से हम लोगों ने 2013 की निरस्त परीक्षा के पहली क्लास में 25 प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। और फीडबैक आप कैसे देंगे? लाइक और कमेंट के माध्यम से आप लोग फीडबैक दीजिए। आप लोग पूरी क्लास में पूरी तन्मयता से बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।